नमस्कार। दिल्ली की कानून व्यवस्था एक मुद्दा बना हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल के बाद और मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी सड़क पे उतर आए हैं। उद्देश्य तो है दिल्ली को क्राइम फ्री करने का, लेकिन क्या दिल्ली क्राइम फ्री हो पाएगी? क्या दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था की नई चुनौतियों से निपटने में सक्षम है? क्योंकि शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज जिस अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत है, अगर उससे काम लेना होगा तो उससे काम लेने के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, भर्ती की प्रक्रिया और ट्रेनिंग में एक जवान को या एक पुलिसकर्मी को तैयार करने में कम से कम 4 साल लगते हैं। ऐसे ही कई सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व एसीपी वेद भूषण के पास। नमस्कार। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या जो दिल्ली पुलिस अब सड़कों पे उतरी है क्राइम फ्री करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए, क्या वो आपको सक्सेस होता हुआ नजर आता है या क्या इस सिस्टम में कमियां नजर आती है? देखिए, सिस्टम तो बहुत पुराना है, ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा सिस्टम है कि पूरे दिल्ली के अंदर, या अब एनसीआर कह सकते हैं, एक जनरल गश्त होती थी। उस फ्राइडे को नॉर्मली रखी जाती थी। उस दिन जो भी कमिश्नर होते थे, डीजी रैंक के ऑफिसर होते थे, तमाम फोर्सेस के साथ में पूरा डिस्ट्रिक्ट और तमाम दूसरी ब्रांचेज की फोर्स भी सड़क पर उतरती थी। तो कम से कम एक दिन दिल्ली को निजात मिलता था कि रात के समय में कोई अपराध या 0 पर होता था, करीब करीब, या नहीं के बराबर होता था। तो अब जो कमिश्नर साहब ने पहल की है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने सिस्टम को रेस्टोर करने की दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया है। उसका असर अपराध पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि तमाम जितने अपराधी हैं मोस्टली रात को ऑपरेट करते हैं। बर्गलरी है, चोरी है घरों के अंदर, या और तरह के जो क्राइम्स है, रोड या स्ट्रीट क्राइम जिनको बोलते हैं, जो सड़कों पर होते हैं, उससे कम से कम दिल्ली वालों को निजात मिलेगी। तमाम तरह की जो कोशिशें हैं दिल्ली पुलिस हमेशा करती रही है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सरकार ने नया 3 कानून लेकर आए। कानून के सहारे बहुत सारे निर्णय फास्ट होने लगे, इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई। तो इसका असर अभी आने वाले समय में दिल्ली में और तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम दिखाई देंगे। अभी आपने देखा कि बम्बई, कलकत्ता के अंदर एक आरजी कार केस हुआ था, रेप का मर्डर का केस हुआ था। उसके अंदर कितना फास्ट ट्रायल हुआ, क्योंकि नए कानून में हुआ था, और उसको सजा भी होगी आजीवन कारावास की। तो जो नया कानून है और जो नई परिस्थिति है, उसमें जो पुलिस है उनकी जो पहल है वो बहुत वाकई में सराहनीय है। और आने वाले समय में आप देखिए कि दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम में जरूर इसके लिए कमी आएगी, क्योंकि एक राजधानी है, यहाँ करोड़ों की आबादी रहती है, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि पूरे दुनिया के जो एम्बेसडर्स हैं या उनके एम्बेसीज हैं या उनके कॉन्सुलेट्स हैं, वो तमाम डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के पास हमेशा चैलेंज होता है कि वीवीआईपी मूवमेंट है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। अभी आपने देखा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दिवाली है, त्योहार है, इन दिनों रमजान के दिन चल रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट इशू है। बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के अंदर कानून जो व्यवस्था है वो खराब हो और एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने। तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए अभी जो माननीय गृह मंत्री जी ने, कमिश्नर साहब, दिल्ली की नई रेखा गुप्ता सीएम है, उनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग करी। उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से दिल्ली को क्राइम फ्री बनाया जाए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी हमेशा एक आक्रामक रुख रखती थी कि दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ गया है, क्योंकि उनके अंडर में पुलिस नहीं थी। पर अब जो नई सरकार है, रेखा गुप्ता सीएम साहब की सरकार है, उनके सामने ये, अब उनको ये भी नहीं कहने को है कि हम सरकार में नहीं है। अब वो सेंटर में भी वही है, दिल्ली में भी वही है। तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। इसी तरह पुलिस के लिए भी चुनौती बढ़ी है, क्योंकि जो पुलिस का तमाम एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब के थ्रू और होम मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायित्व होता है। परंतु अब चूंकि तमाम बीजेपी की सरकार भी दिल्ली में है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से होम मिनिस्ट्री के पास है। तो आने वाला समय चुनौतियों भरा समय होगा दिल्ली पुलिस के लिए कि कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए और किसी अपोजिशन की पार्टी को मौका ना लगे कि पुलिस की तरफ उंगली उठा सके। सर, एक समय था जब आपने जैसे नाइट पेट्रोलिंग की बात की और जनरल गश्त की बात की, तो जनरल गश्त के लिए एक अलग स्टाफ होता था। आज की डेट में वो व्यवस्था नहीं है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा और किस तरह की वो व्यवस्था होती थी? देखिए, शॉर्टेज ऑफ फोर्स
हमेशा रही है। पुलिस के अंदर संसाधनों की कमी है, तमाम बावजूदों के जितनी कोशिश सरकारें करती हैं उसके हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा है, क्राइम का पैटर्न बदला है। आज जो तमाम दिल्ली पुलिस ही नहीं पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया साइबर क्राइम से जूझ रही है। दिल्ली पुलिस को सारा अटेंशन, बहुत बड़ा फोर्स, हर थाने के अंदर साइबर क्राइम थाने बनाने पड़े। द्वारका के अंदर एक सेंट्रल हमारा साइबर का एक क्राइम का पूरा डिपार्टमेंट एक खड़ा कर दिया गया है। तो चैलेंजेस बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन को फेस किया, फिर किस तरह सीए एनआरसी के दंगे आए। तो दिल्ली हमेशा एक ऐसी आग पर बैठी हुई है, ऐसे बारूद पर बैठी हुई है जिसको एड्रेस करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहा है। परंतु दिल्ली पुलिस पर क्योंकि हमें इसलिए विश्वास है क्योंकि एक प्रोफेशनल पुलिस है, राजधानी की पुलिस है। तमाम स्टेट की पुलिस दिल्ली पुलिस को देखती है कि किधर दिल्ली पुलिस का रुख जा रहा है, कैसे इन्वेस्टिगेशन के तरीके, तौर तरीके बदले जा रहे हैं। अब जिस तरह अब नए कानून में आपने देखा कि जिनमें 7 साल से ऊपर सजा है, उनमें जो एफएसएल की जो गाड़ियां हैं उनको लेबोरेटरीज को एक्सपर्टाइज के साथ में उनको मौके पर लाया जाएगा। नाइट पेट्रोलिंग के लिए जो पहले जो व्यवस्था होती थी उसमें ऐसा कुछ सिस्टम बनाए गए थे कि रात के लिए अलग स्टाफ ईयर मार्क किया जाता था, जो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से वो प्रक्रिया खत्म हो गई और बहुत एक तरह से रूटीन की कार्रवाई के तहत रात की गश्त होती थी। परंतु अब चूंकि ये पहल की गई है तो आने वाले समय में आप देखिएगा तमाम दिल्ली पुलिस में, तमाम थाने, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नाइट के अंदर ज्यादा सड़कों पर पुलिस की प्रेजेंस दिखाई देगी और अपराधों का इस पर लगाम लगाने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर नाइट का स्टाफ अलग नहीं होगा तो कहीं उससे दिन की कानून और व्यवस्था पर कोई अंतर नहीं पड़ सकता है? नहीं, ये एक मैनेजमेंट है। पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ मैनेजमेंट है, थाने के लेवल पर मैनेजमेंट है, एसडीपीओ के लेवल पर मैनेजमेंट है, डीसीपी के लेवल पर मैनेजमेंट है। किस तरह से मैनेज करना है, अपने कम रिसोर्सेज के अंदर बेहतर रिजल्ट दिल्ली पुलिस दे सके, इस दिशा के अंदर काम करना है। तो ये तमाम टेक्निकल फैसिलिटीज मौजूद हैं, आजकल कंप्यूटर्स हैं, तमाम लिटरेट एक से एक अच्छे पुलिस के ऑफिसर दिल्ली पुलिस के अंदर मौजूद हैं, तमाम तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई है। तो आने वाले समय में जो चैलेंजेस है पुलिस के पास में उससे जरूर पुलिस एड्रेस करेगी और आने वाले समय में दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली की जनता के लिए एक जो क्राइम फ्री का जो एक सपना है वो जरूर उसकी दिशा में हम एक कदम जरूर आगे बढ़ेंगे। बात अतिरिक्त फोर्स की रिक्रूटमेंट भी हो रही है, रिक्रूटमेंट की हो रही है। गृह मंत्री साहब ने कह भी दिया है कि अतिरिक्त फोर्स की जो रिक्रूटमेंट करना है उसको जल्दी प्रोसेस शुरू किया जाए। आपके अनुभव के हिसाब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक स्टाफ को रिक्रूट करने के प्रोसेस में 1 साल, 1.5 साल उसकी ट्रेनिंग में और फिर 1.5 साल उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में लगता है। तो क्या ये सही है कि एक स्टाफ को तैयार करने में आज की डेट में अगर हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं तो 4 साल लगेंगे और दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त फोर्स के लिए अभी और 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, जो अतिरिक्त पोस्ट पे रिक्रूटमेंट की बात है? देखिए, जब पुलिस में रिक्रूटमेंट होता है तो नॉर्मल कोर्स में 1 साल तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी है, रिटिन भी है और तमाम तरह की प्रक्रियाओं के बाद में चाहे सिपाही भर्ती होना हो, आईपीएस होना हो, सब इंस्पेक्टर होना हो, पूरे हिंदुस्तान में नॉर्मल कोर्स में 1 साल लगता है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद में उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो लगभग 1 साल पूरी ट्रेनिंग हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां पर उनको कानून से अवगत कराया जाता है, पुलिस के कार्य प्रणाली के बारे में समझाया बताया जाता है। उसके बाद फिर मैदान में आते हैं। मैदान में बिल्कुल आते ही वो नौसिखिया होते हैं, उनको सीखते सीखते जो है टाइम लग जाता है। नॉर्मल कहा जाता है कि सब इंस्पेक्टर, जिसको हम थानेदार भी भाषा में बोलते हैं, कि लगभग 10 साल लग जाते हैं थानेदार बनने के अंदर। जिस तरह पायलट बनने के लिए उसको तमाम एक्सपीरियंस की जरूरत होती है हवाई जहाज के उड़ाने के लिए, उसी क्योंकि इतना महंगा हवाई जहाज है, यदि कम नॉलेज वाला यदि पायलट उसको चलाएगा तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसी तरह पुलिस के अंदर जो एक सही पुलिस ऑफिसर बनता है, नॉर्मली 8 से 10 साल उसको लगते हैं कि जब वो तमाम पुलिस की पेचीदगियों, क्योंकि इसमें अदालतों का मामला जुड़ा हुआ है, तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, कानून बड़ा लेंदी है और बहुत सारे कानून कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर अपने आप में कंप्लीट पुलिस ऑफिसर बनने के लिए एक बहुत बड़ा डेडिकेशन, बहुत बड़ी ट्रेनिंग और समय की आवश्यकता है। तो यदि आज भी हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो इसका रिजल्ट 2-3 साल बाद हमें दिखाई देगा कि जब सड़कों पर या दिल्ली पुलिस में पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद होगा। इसका मतलब साफ है कि अभी जो कानून और व्यवस्था की बात है उसको प्रेजेंट फोर्स के साथ ही उसको मीट करना होगा, उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। जो फोर्सेज हमारे पास हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो दिल्ली पुलिस का जो क्रंच है,
मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए चले जाता है। आपने देखा कि वीवीआईपी की सिक्योरिटीज के अंदर प्राइम मिनिस्टर के मूवमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट के मूवमेंट्स हैं, तमाम दूसरे कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, राजघाट पर हो रहे हैं, उसके अलावा प्रदर्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन है। तो दिल्ली पुलिस का मैक्सिमम जो ताकत है या फोर्स है इन्हीं चीजों को डील करने में निकल जाती है। जो आम आदमी से सरोकार है उससे दिल्ली पुलिस या उसके जो क्राइम है उससे इतना नहीं पूरी तरह से हिम्मत से लड़ पाती, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। आने वाले समय में उम्मीद रखें, जिस तरह से गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस को और ज्यादा फोर्सेस दी जाएंगी, क्योंकि इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी बहुत बड़ा एंगल इन्वॉल्व होता है। किसी भी सिपाही को भी रिक्रूट करने में या किसी भी अधिकारी को रिक्रूट करने में उसकी तमाम सैलरी, तमाम तरह के उसके जो पुलिस के अंदर यूनिफॉर्म है और तरह की चीजें हैं, उसी हिसाब से उनको तमाम तैयारियां करनी होती हैं। तो आने वाला समय चुनौतियों भरा जरूर है, परंतु दिल्ली पुलिस अपने जो रणनीति है उसको नए तरीके से बनाएगी, नए तरीके से काम करेंगे और जल्दी ही अच्छे रिजल्ट्स उसके आपको और हम सबको देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, क्या सही है कि दिल्ली पुलिस में जितने सैंक्शन स्पेशल सीपी के पोस्ट है उससे कहीं ज्यादा स्पेशल सीपी हैं? ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है। जब गृह मंत्रालय डिसाइड करता है, क्योंकि वहां पर स्टैग्नेशन बहुत होता है उस रैंक के अंदर, तो ऑफिसर्स डिमोरलाइज ना हो जाएं, तो इसलिए कोशिश की जाती है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि नीचे का कोई स्टाफ है, कोई सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना है या हेड कांस्टेबल से एएसआई बनना है, तो हर रैंक के अंदर जो स्टैग्नेशन आता है उससे भी बड़ी भारी रुकावटें आती हैं, मनोबल टूटता है, लोगों की काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, उनको लगता है एक रैंक में हमें बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो स्पेशल सीपीज की जो पोस्ट क्रिएट की गई है या गृह मंत्रालय के समन्वय से की जाती हैं, तो उसमें संख्या कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार कम भी होती है, परंतु ये तमाम चीजें गृह मंत्रालय और सरकार का विषय है। सरकार इस बारे में जरूर देखेंगी कि सभी रैंक्स के साथ में एक जैसा व्यवहार हो, जो पदोन्नति का जो प्रक्रिया है और वो तमाम तेज हो, लोगों को जल्दी से प्रमोशन मिले, जिससे कि उनके अंदर उत्साह बना रहे कि किस तरह से मैं अपनी ड्यूटी करूं, बेहतर तरीके से करूं, जिससे मेरी जल्दी टाइम से प्रमोशन हो, मेरे खिलाफ कोई एडवर्स कोई कमेंट्स ना आ जाए, अदालत न पास ना कर दें, कोई डिपार्टमेंटल इलेक्शन ना हो जाए। तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये दिल्ली पुलिस हमेशा फॉलो करती है और आने वाले समय में इस चीज को और बेहतर तरीके से फॉलो किया जाएगा। जो स्टैग्नेशन है पुलिस के अंदर, जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, उसको और तेज करा जाएगा, ऐसी हम सभी आशा करते हैं। क्योंकि आपको एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, तो क्या यह सही है कि एक स्पेशल सीपी की पोस्टिंग के लिए 200 सिपाहियों का फाइनेंशियल टेक्निकल उसकी वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सरेंडर करना पड़ता है, तब एक स्पेशल सीपी का पोस्ट क्रिएट होता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है कि बड़े सीनियर अधिकारियों को प्रमोट करने के लिए, जो क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री तो फाइनेंस अपने हिसाब से देती है, तो उस हिसाब से कुछ पोस्ट को कट करना पड़ता है। जिस तरह की स्पेशल सीपी का आपने एग्जांपल दिया कि उनको एक स्पेशल सीपी को प्रमोट करने के लिए जो नीचे की फोर्सेज हैं उसमें कहीं ना कहीं कट लगाना पड़ता है, तो उसका नुकसान नीचे की फोर्सेज को होता है, जिस वजह से स्टैग्नेशन आता है। परंतु ये तमाम जो गृह मंत्रालय है और जो सरकार है, उन सबकी जरूरत, उनको चाहिए कि किसी भी जो वर्ग है, चाहे वो कांस्टेबलरी है, चाहे वो आईपीएस अधिकारी है, वो कहीं हतोत्साहित ना हो। एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, जो शायद उम्मीद है आपके माध्यम से जो आज आप डिबेट कर रहे हैं, तमाम गृह मंत्रालय के अधिकारी देखेंगे कि कहीं भी किसी के साथ अन्याय ना हो और सबको समान रूप से प्रमोशन करने की एक जो चुनौती है उससे भी सरकार निपट सके। जैसा कि आपने बताया कि स्पेशल सीपी का पोस्ट क्रिएट करने में कुछ नीचे के फोर्स को कट करना पड़ता है, जहां तक मैंने सुना कि 200 सिपाहियों का पोस्ट कट होता है। इसके अलावा जब उनकी स्पेशल सीपी का पोस्ट क्रिएट होने के बाद किसी स्पेशल सीपी को, किसी आईपीएस अफसर को वहां पर लगाया जाता है, तो फिर उनको उनकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी है उसको चलाने के लिए फिर 50-60 स्टाफ का फोर्स एक तरीके से उन पर लगाया जाता है। तो क्या इससे पुलिस को नुकसान होता है? देखिए, नुकसान और फायदे का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम जो स्पेशल सीपी क्रिएट कर रहे हैं, क्या उन पदों की जरूरत है, क्या उन पदों का उपयोग हम पब्लिक के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब जहां तक स्पेशल सीपी के जो आप प्रमोट करते हैं, तो उसी के स्टेटस के हिसाब से आपको गाड़ी, उसकी तमाम जो सुविधाएं हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो आप बाउंड है देने के लिए, उसमें कोई कटौती तो आप कर नहीं सकते। परंतु ये जरूर है कि कहीं बैलेंस में यदि कहीं है इस तरह की, तो वो चीजें एड्रेस की जानी चाहिए, चाहे सरकार के लेवल पर हो, चाहे गृह मंत्रालय के लेवल पर हो, कि किसी के साथ में भी जाति ना हो और सबको एक बैलेंस बनाकर समन्वय के साथ में सबको टाइमली प्रमोशन मिले और जो पुलिस का हित है वो सर्वोपरि रहे। अच्छा सर, जब आप लोग रिक्रूट हुए थे और जो आजकल पीएसआई रिक्रूट हो रहे हैं,
जब आप लोगों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई थी और जो आजकल के सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें कहाँ किस तरह का अंतर आप पाते हैं और क्या कौन सा सही था आप वाले समय या अब? देखिए, पहले जो ट्रेनिंग का सिस्टम था और आज जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, रिक्वायरमेंट बदल गई है। जो पुराने समय में जो पुलिसिंग थी बिल्कुल डिफरेंट थी। इवन कंप्यूटर्स भी थाने के अंदर नहीं थे। आज की डेट में तमाम चीजें डिजिटल हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज हैं। तमाम जो पुलिस स्टाफ है वो स्कैनर पर रहते हैं, उनकी पोजीशन जान सकते हैं, उनके अधिकारी जान सकते हैं। जो ट्रेनिंग है वो भी उसी तरह से दी जाती है। पहले ट्रेडिशनल ट्रेनिंग ज्यादा होती थी कि घुड़सवारी पे जोर देना है या वर्जिश पे ज्यादा जोर देना है। आज की जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो मानसिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है बजाय कि फिजिकल के। उनको किस तरह से उनका जो लीगल जो साइड है उसको तेज किया जाए और उनकी जो कानून को समझने की जो प्रक्रिया है, जो उनकी लीगल जो एस्पेक्ट हैं, उनको प्रॉपर किस तरह से साइबर के बारे में ट्रेनिंग दी जाए और तमाम जो चुनौतियां हैं उसके बारे में कैसे उनको अवगत कराया, ये इसके बारे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पुलिस अकॉर्डिंग टू टाइम उनको एक्सेप्ट करती है और अपनी ट्रेनिंग में बदलाव करती है। तो इसलिए पुराने टाइम की ट्रेनिंग में आज उसको लागू नहीं किया जा सकता। जो अब की ट्रेनिंग है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। इतना ही समझने के लिए काफी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है और जो तमाम वक्त के हिसाब से पुलिसिंग चेंज हो रही है उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी चेंज की जा रही है। दिल्ली पुलिस महासंघ आपने बनाया, एक बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली पुलिस में ऐसी जरूरत महसूस की जा रही थी काफी दिनों से। क्या दिल्ली पुलिस महासंघ किस तरह के मुद्दों को उठा रही है और कहां तक आप लोगों को सफलता मिली है? देखिए, जहां तक दिल्ली पुलिस महासंघ का जो गठन हुआ वो इसलिए हुआ कि वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब वकीलों के बीच में पुलिस के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हुआ तो उस टाइम पर यह विचार किया गया कि रिटायर्ड अधिकारी मिलकर अपने जो पुलिस के साथी हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस में रहते हुए हम वो बात नहीं कह सकते जिस तरह से मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, नौकरी में रहते हुए नहीं दे सकता था। परंतु आज मैं अपनी बात खुलकर चुनौतियों को जो पुलिस की हैं सामने रख सकता हूं। जिस तरह से किसान आंदोलन में पुलिस के ऊपर जातियां हुई, जिस तरह सीए एनआरसी के अंदर पुलिस को बहुत परेशानियां भुगतनी पड़ी, आम आदमी पार्टी के जिस तरह से उनके लोगों ने पुलिस के लिए चुनौती हर टाइम क्रिटिसाइज करते रहना, पुलिस को हर टाइम ये कहना कि भाई पुलिस निकम्मी है, पुलिस निकम्मी है, उनसे पब्लिक को बताने के लिए कि क्या सही और क्या गलत है, उसके लिए जो हमारा संगठन है वो हमेशा सतत रहता है। अभी हाल ही के अंदर जो सब इंस्पेक्टर जिनको बहुत 14-14 साल हो गए, उसके लिए हमने कमिश्नर साहब को एक ट्वीट भी किया है, लेटर भी लिखा है कि जल्दी ही उनको प्रमोट किया जाए। इसी तरह हर रैंक के अंदर जो स्टैग्नेशन है उसको समाप्त किया जाए। तो इस तरह से जो भी पुलिस के इंटरेस्ट कभी खड़े होते हैं तो हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं, आज भी हैं, आगे भी हैं और हमेशा दिल्ली पुलिस के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा संगठन जो दिल्ली पुलिस महासंघ है वो अपने दिल्ली पुलिस के साथियों की एकता और उनकी मजबूती के लिए हम उसको उनकी बैकबोन की तरह है, उनकी मदद करने के लिए है 24/7 तैयार है। सर, एक पर्सनल सवाल आपसे, आपके कैरियर जितना लंबा रहा उसमें सबसे बड़ा वो केस जनता को बताई जाए जो आपके लिए आज भी मेमोरी है? और देखिए, बहुत पुलिस की जो नौकरी के अंदर डेली एक जो नया केस आता अपने आप में चैलेंज होता है, चाहे वो चोरी का केस हो, मर्डर का केस हो, बहुत सारे तरह के क्राइम हैंडल किए जाते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होता है। मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल एक अलग एस्पेक्ट है, रेप केसेज हैं, अभी जिस तरह हनी ट्रैप के केसेज हो रहे हैं और बहुत सारे मीटू कैंपेन चले हैं। तो जो पुलिस की जो प्राथमिकता है, जो मेरे कैरियर के दौरान में आई, बहुत सारे मर्डर केसेज थे जो बड़े मुश्किल थे जिनको वर्कआउट करना, उनको बड़े मेहनत के साथ याद हो उसकी कहानी कहां से? कहानी तो बहुत सारे केस हैं, जैसे पीछे एक हनी ट्रैप केस हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ी अधिवक्ता थी सुप्रीम कोर्ट की, उनको अरेस्ट किया गया था। वो बहुत बड़े बड़े आदमियों के मैं नाम नहीं बता सकता आपके चैनल पर, वो बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स को वो अपने हनी ट्रैप में लेती थी, करोड़ों रुपए डिमांड करती थी। उनको बड़ी मुश्किल से अरेस्ट किया गया, उनके तमाम सबूत उनके इकट्ठे किए गए कि किस किस तरह से किस किस मंत्री को, किस किस बड़े ब्यूरोक्रेट को उन्होंने ट्रैप किया अपने हनी ट्रैप के अंदर, सेक्स केस के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे केसेज हैं जो बड़े पॉपुलर केसेज हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट श्रीदेवी का जब मर्डर हुआ तो मैं अपनी तरफ से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दुबई गया और जाके पता किया तो पता लगा कि मर्डर था ही नहीं, वो कुछ और था जिसकी इन्वेस्टिगेशन दुबई पुलिस करने में लगभग फेल हो गई थी। पर हमारी इन्वेस्टिगेशन साबित हो गया कि वो मर्डर नहीं था, कुछ और था। वो क्या था, वो तमाम चीजें एक पर्दे के पीछे छिपकर रह गई हैं। हम केसों की कोई बात भी नहीं करता, अब तमाम नई नई चीजें आती हैं। पुलिस का जहां भी इंटरेस्ट होता है, जहां भी इश्यूज आते हैं, हम उसमें
चाहे दिल्ली पुलिस महासंघ है, परंतु चाहे महाराष्ट्र में अभी सैफ अली खान का केस हो, उसके पहले महाराष्ट्र में बहुत सारे केस हुए, सुशांत राजपूत केस हुआ, यूपी के अंदर विकास दुबे का केस हुआ, आरजी कार केस हुआ, पूरे इंडिया में हैदराबाद में रेप का केस हुआ, जहां भी पूरे इंडिया में पुलिस का कोई इश्यू आता है तो हम अपनी बात, जो लीगल बात है, कानूनी बात है, पुलिस का जो पक्ष है, उसको पब्लिक के सामने रखते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। केवल हर टाइम पुलिस को कोसने से, हर टाइम पुलिस को गाली देने से नहीं, चीजों को समझाने की जरूरत है। और पब्लिक समझती है और पब्लिक अवेयर हो गई है कि हम लोग जब अपनी बात रखते हैं तो उसमें कोई कानूनी चीज भी होती है और एक समाज के अनुरूप जो कानून की जो प्रक्रियाएं हैं उसको कैसे हम रिफ्लेक्ट कर सकें, पब्लिक को हम बता सकें कि पुलिस का काम किस तरह से एक चैलेंज भरा काम है, इसको कराने में, सुलझाने में हमारी मदद करें। और पुलिस बहुत अच्छा एक स्टेप इन चीज़ों के अंदर लेती है। और आजकल तो इस तरह की पुलिसिंग है कि उसमें तमाम सोशल मीडिया, तमाम आप जैसी मीडिया की मदद पुलिस लेती है। हमारे पुलिस मुख्यालय के अंदर पीआरओ हैं, तमाम सोशल मीडिया से वो कनेक्ट रखते हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। तो आने वाले समय में दिल्ली पुलिस महासंघ है हमारे साथियों के साथ खड़ी है, आगे भी इसी तरह रहेगी। आखिरी सवाल सर, दिल्ली पुलिस के सामने आप कौन सी चुनौतियां इस समय पाते हैं जो बड़ी हैं, उनसे उनका सामना करना जल्दी से जल्दी जरूरी है? देखिए, सबसे जरूरी तो यह है कि जल्दी से ज्यादा रिक्रूटमेंट किया जाए, पुलिस को ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वो जो टेक्निकल सर्वेलेंस है और जो आजकल नई तरह के सॉफ्टवेयर हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो खरीद सकें, अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो ला सकें और ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन और शार्प हो सके और जल्दी न्याय की जो प्रक्रिया है, उस जिस तरह का जो नया कानून आया है उसमें लोगों को जल्दी न्याय मिले और दिल्ली पुलिस में और तमाम फोर्सेस के अंदर लोगों का जो विश्वास है और ज्यादा बढ़े कि पुलिस हमारी सेवा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और मेरे साथ आपने सुना पूर्व एसीपी वेद भूषण को, जो दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। इनकी बातें और मेरे सवाल आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। अगली बार फिर किसी नई हस्ती के साथ मिलेंगे, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।